ठीक। सो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है बेटा बहुत ही आसान सा लॉ है, आप सबने उसके बारे में पढ़ा है, थोड़ा बहुत डिस्कशन हम उसके बारे में करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, अब जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें है कि जो मोशन होता है, मोशन का जो काज है उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे किसी प्रॉब्लम में। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हाउ मेनी फोर्स में है, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन में यही चीजें एक्सप्लेन किया गया है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है बेटा वो थ्योरेटिकल है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन थोड़ा सा डिस्कशन इसका हम करेंगे, बाकी आपने 9th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। फर्स्ट लॉ जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और एक चीज और ध्यान रखना, लॉ ओनली व्हेन यू आर कंसीडरिंग अर्थ एज अ सिस्टम, ठीक है। अगर आप अर्थ को एक सिस्टम मानते हो तब तो न्यूटन का लॉ लॉ है, अदरवाइज इट इज अ रूल। किसी को पता है डिफरेंस क्या होता है रूल और लॉ के बीच में? रूल और लॉ के बीच में डिफरेंस क्या होता है बेटा? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। सर रूल किसी पर्टिकुलर जगह में इस्तेमाल होता है, सर लॉ बहुत सी जगहों में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, रूल जो होता है बेटा वो किस है, ठीक है ना। और जो लॉ होता है बेटा वो वैलिड होता है एवरीवेयर। जैसे हमारे स्कूल का एक रूल होता है, स्कूल का एक रूल होता है, तो ऐसे जो न्यूटन्स लॉ है बेटा, ये लॉ तब तक है जब तक आप इसको अर्थ को एक सिस्टम कंसीडर करोगे, ठीक है। तो आता है कि मैं पिछली क्लास में आपको बताया था कि अर्थ जो है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्चुअल में, क्योंकि वो क्या होता है, एक सर्कुलर पोजीशन में एक्ट कर रहा होता है। सो दैट्स व्हाई अर्थ हमारी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है if the observer is outside from the earth. So that's why अगर होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, दैट्स व्हाई जो न्यूटन्स लॉ है बेटा वो एक्चुअली लॉ नहीं बल्कि क्या है, रूल, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उससे हम बात करते हैं। फर्स्ट क्या होता है बेटा? इनर्शिया का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी चीज को अपोज करने की टेंडेंसी, किसी आती है, दैट इज नोन एज इनर्शिया। तो यहाँ पर जो होता है बेटा इनर्शिया का लॉ है, गैलीलियो से पहले एरिस्टोटल थे, उन्होंने अपनी एक चुनाई की होगी। एरिस्टोटल थे, उन्होंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल स्टेट होता है वो रेस्ट होता है, ऐसा उन्होंने भी बताया बेटा। इसलिए यस, that is the changing state, that is that property is known as the inertia, ठीक है। एरिस्टोटल का जो ऑब्जर्वेशन था प्रोवाइड करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में थोड़ा बहुत मोशन हम प्रोवाइड करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एरिस्टोटल को लगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, वो उसका नेचुरल स्टेट होता है, ठीक है। लेकिन फिर गैलीलियो छोटा सा पेबल ले लो, छोटे से पेबल को आप एक रफ सरफेस पर अगर थ्रो करते हो तो कम डिस्टेंस में जाकर रुक जाए, उसी को अगर आप टाइल्स या मार्बल पर अगर उसको प्रोजेक्ट करते हो तो ज्यादा डिस्टेंस में। का नहीं, ऐसा नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट नहीं हो सकता है, और ना ही नेचुरल स्टेट उसका क्या है, मोशन, बल्कि सिचुएशन स्टेट में है। स्टेट का मतलब बेटा आइदर इट इज इन मोशन, आइदर इट इज इन रेस्ट, ठीक है ना, आइदर इट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक, वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा, वो अपने स्टेट को बदलने की कोशिश बिल्कुल होता है इनर्शिया की वजह से, ठीक है। तो दैट्स व्हाई गैलीलियो ने अपना ये लॉ किया, जिसको न्यूटन ने बाद में अपने गैलीलियो ने जो लॉ दिया था, जिसको हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, वो यही था, एनी ऑब्जेक्ट is in a particular state cannot change its state, अपने स्टेट को अपनी मर्जी से नहीं बदल सकता। मींस इफ इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, एक जगह नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, अगर वो रेस्ट में है तो अपनी मर्जी से चल नहीं सकते, अगर वो मूव कर रहे तो अपनी मर्जी से रुक भी नहीं सकते, वो भी नहीं बदल सकते। ये गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहे, एक्शन में ही जाना चाहेगा, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, सम एक्सटर्नल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब वहां पर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल, वो सारे फोर्सेस बेटा ऑब्जेक्ट के अंदर लग रहे होते हैं, वो ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को डिटरमाइन, हार्डनेस वगैरह उसको डिटरमाइन, उन फोर्सेस की बात नहीं हो रही, फोर्स वहां पर है इंटरनल फोर्स। जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाहर से ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक ऑब्जेक्ट का स्टेट नहीं बदल सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से अपना स्टेट नहीं बदल सकता, ठीक है बेटा। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, पढ़ा है कि वो रटा हुआ है आपके, इवन इस पर इतने सारे जोक बने हैं, आपको कई सारे जोक भी पढ़ दोगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। सुबह हम उठना नहीं चाहते हैं, वो भी एक इनर्शिया का, इसका जो मतलब है, बेसिक मीनिंग है, वो आपको समझ में आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से अपना स्टेट नहीं बदल सकता है, स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। तो जो फर्स्ट लॉ है वो यही सजेस्ट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से अपना स्टेट नहीं बदलेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में मोशन रहेगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगा, अनटिल एंड अनलेस दैट ऑब्जेक्ट
और द सिस्टम, देयर कैन बी सिस्टम आल्सो, जैसे एक बस होगी तो बस इज द सिस्टम ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट या सिस्टम जो है बेटा वो अपनी मर्जी से अपना स्टेट नहीं बदलेगा, जबकि उसके अपना स्टेट बदलना होगा तो मेरा मतलब क्या है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमने उसको पीछे से पुश किया वो चल पड़ेगा, अब मैं पीछे से पुश करूं कोई आगे से पुश करे, जितना फोर्स मैं लगा उतना वो भी लगाए तो क्या होगा, वो चलेगा जीरो। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को केवल तब बदलेगा जब उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, इसकी बात हम सेकंड लॉ में करेंगे, पहले फर्स्ट लॉ को भी और डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट आप सबको क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर स्टेट की बात, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है बेटा। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब अगर वो रेस्ट में है तो उसका स्टेट क्या हुआ, रेस्ट का हुआ, अगर वो चल रहा है तो उसका स्टेट क्या हुआ बेटा, मोशन। यस बेटा बिल्कुल, इफ एक्शन में जा रहा है तो क्या हुआ, एक स्टेट ऑफ डायरेक्शन हुआ बेटा। हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी स्टेट में होता है। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो मोशन पुश करो, एक व्हीकल है, मान लो 4 व्हीलर है, कहीं पर खड़ी है, खराब है, स्टार्ट नहीं हो रही, आप उसको कुछ चलाना चाहते हो तो दो चार लोग मिलकर के रेस्ट में था, कई लोगों ने मिलकर के फोर्स लगाया तो वो चल पड़ा, उसका स्टेट बदल गया। कोई कार मूव कर रही है, उसको रोकना है तो आप ब्रेक लगाते हो, ब्रेक क्यों लगाते हो बेटा, क्योंकि उसका लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। फुटबॉल है, फुटबॉल को आपको गोल के पास भेजना है तो आप अपने पैर को घुमा फिरा कर मारते हो, किसी अलग डायरेक्शन बदले, तो कभी भी अगर आपको स्टेट बदलना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, फोर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कोशिश करता है या बदल देता है, ठीक है। तो जब भी आप नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट का स्टेट बदलेगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, बताइए आपको जो भी आपको मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया सर ऑफ जंपिंग ऑफ अ रेस्ट। मैन फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, फिर से बोलना बेटा, जंपिंग ऑफ अ मैन फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। आई एम टॉकिंग अबाउट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपने इनर्शिया ऑफ मोशन बताया, मूविंग ट्रेन से जंप करना मतलब ऑब्जेक्ट पहले मूव कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था, वो होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। फ्रूट्स फॉलन डाउन, यस फ्रूट्स फॉलन डाउन व्हेन यू आर, अगर आप ब्रांच शेक करते हो तो जो उसके फ्रूट्स होते हैं टूटकर नीचे गिरते हैं, ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए कोई अगर ब्रांच है, पेड़ की कोई एक ब्रांच जिसमें बहुत सारे फूल, जब आप इसको शेक करते हो, ब्रांच को आप शेक करते हो, एक्चुअल में होता क्या है, तो जब बस में झटका लगता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, वाला एग्जांपल मेरे पास है। अब देखो इसमें ऐसा क्या हुआ, आपने इसको शेक किया, आपने इसको, ये फ्रूट्स किसी एक छोटा सा मतलब पार्ट होता है उसका पेड़ का जिससे वो कनेक्टेड होता है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। जब आपने इसको शेक किया वही जो फ्रूट्स क्या, उनके अंदर ये टेंडेंसी थी कि नहीं भैया मैं अपना स्टेट बदलूंगा नहीं, मैं रेस्ट में हूँ, रेस्ट में ही खुश। आपने उसको शेक कर दिया मतलब आपने उसका स्टेट बदल दिया, जैसे आपने स्टेट बदला मतलब वहां पर लेकिन लीव्स को कम गिरती है, जो सूखी लीव्स होती है वो गिरती है, लेकिन ग्रीन लीव्स कभी जल्दी गिरती नहीं बेटा। उसकी वजह क्या है, प्रॉपर्टी होती है किस चीज की बेटा, जो मास पर डिपेंड है। अगर किसी हैवी ऑब्जेक्ट को आपको मूव कराना है, रेस्ट से उसको मूव कराना है तो ज्यादा फोर्स लगाना है, लाइट ऑब्जेक्ट है तो कम फोर्स लगाना है। तो मीन की तो फ्रूट्स तो नीचे गिर गए, उनका मास ज्यादा है, लेकिन लीव्स जो ग्रीन लीव्स है उनका मास कम है, उन पे फोर्स कम लगा। इस एग्जांपल ऑफ इनर्शिया, जब भी आप किसी पेड़ की ब्रांच को शेक करते हैं तो उसके फ्रूट्स नीचे गिरते हैं, लीव्स बहुत कम नीचे गिरती हैं और उसका ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा लग जाता है, आप शेक करते टूट जाता है। जबकि लीव्स में क्या होता है, मास कम होता है, इनर्शिया कम होता है, फोर्स कम लगता है, इसलिए वो गिर नहीं पाता। सो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया। आगे बेटा सुनो, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल मुझे यहाँ पर मैसेज में आया हुआ है वो है फ्रूट्स फॉलन डाउन हो गया, व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग आफ्टर रेस्ट, व्हेन बस फार फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर ये जो जितने एग्जांपल्स की बात मैंने की, चाहे वो बस हो चाहे वो कार हो, जब वो सडनली स्टार्ट होती है तो उसमें ऐसा होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, कैसे लगता है वो एक्सप्लेन भी करना होता है। तो देखो बेटा क्या होता है, कोई भी व्हीकल हो अगर वो रेस्ट में और सडनली जब वो ड्राइवर उसकी बॉडी पीछे की तरफ गिरता है, गाड़ी आगे की जाती है और पार्ट अपर पार्ट ऑफ बॉडी का पीछे की तरफ, क्यों ऐसा क्यों होता है। देखो जब हम सीट पर बैठे होते हैं, किसी भी व्हीकल की सीट पर बैठे होते हैं, तो हमारा जो लोअर कांटेक्ट में है बेटा गाड़ी की कांटेक्ट, मतलब मेरा जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी होगा वो हो जाएगा गाड़ी का सिस्टम। तो अगर गाड़ी में फोर्स फ्री है इसलिए सीट के पीछे सपोर्ट दिया जाता है जिससे हम गिरे नहीं, ठीक है। तो हमारा अपर पार्ट क्या फ्री है, फ्री है और रेस्ट में लेना चाहिए, ठीक है। जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई, लोअर पार्ट मोशन में आ गया, अपर पार्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ फोर्स फ्री होता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। चाहे वो कार हो बेटा, चाहे वो बस, एंड वो झाड़ते हैं तो वाटर पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं एयर एंड डस्ट फ्रॉम द रैक, बिल्कुल ये दोनों एग्जांपल सिमिलर है बेटा। अगर ये कपड़े को आप झाड़ोगे तो उसमें भी क्या होता है, जो आपका तो आपका क्लॉथ मूव कर गया, डस्ट पार्टिकल ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट हवा में ही रहा और ग्रेविटी की वजह से, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है बेटा, आपका रैक सडनली मोशन में आ जाता है और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहते हैं और ग्रेविटी की वजह से। और क्या है, डस्ट पार्टिकल ऑन द कारपेट, ओके बेटा ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक।
ऐसे और भी एग्जांपल है, आपने ये वाला एग्जांपल पढ़ा होगा कि एक ग्लास है, ग्लास आप उसको अगर झटका मारते हो, सडनली आप इस कार्डबोर्ड को खींच लेते हो, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक पॉइंट ऑफ रेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हैं जो आपने पढ़े हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए पूछा जाए तो कैसे एक्सप्लेन करना है, सीखना है इसका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जरूर वहां पर मिल करना है। तो दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या फ्रूट की स्टेम में सर कोई फोर्स लगता है? बिल्कुल बेटा, स्टेम में फोर्स ले हमारी जो ब्रांच है वो शेप नहीं हो रही है, फ्रूट आराम से लटके रहते हैं। लेकिन जब इनर्शिया ऑफ रेस्ट से वो मोशन की तरफ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? फोर्स, क्योंकि स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट बदलोगे देयर विल बी सम एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब जब वो रेस्ट में था आपने उसको शेप फोर्स की वजह से स्टेम ब्रेक कर दिया। सर स्टेम में टेंशन लगता है बिल्कुल बेटा, टेंशन हर जगह लगता है जहां पर कोई, अगर हम स्टेम, हमने पिछली क्लास में आपको बताया कि कोई भी स्ट्रिंग जिसमें मास हो, और फ्रूट का जो स्टेम है बेटा, जो ट्री का स्टेम है, दैट इज एप्पल, मैंगो, व्हाटएवर, वो लटका हुआ है और ये रस्सी है बेटा, लेकिन इसका कुछ एक मास है, तो ऑब्वियसली इसमें टेंशन है सबसे ऊपर की तरफ है। याद है ना, कल बताया था, जहां पर आप डायरेक्ट फोर्स लगाते हो वहां पर टेंशन ज्यादा होता है मास वाली स्ट्रिंग, और जैसे जैसे उस एंड से दूर जाते जाते उसका क्या होता है बेटा, टेंशन कम हो जाता है। जब आप यहाँ पर फोर्स टेंशन ज्यादा होता है, आसानी से टूट जाता है। ठीक है, टेंशन भी लगेगा बेटा। हाँ, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं अपने कांसेप्ट की रिगार्डिंग यू कैन एक्सप्लेन। सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा, आपने इसको पढ़ा भी है, और भी एग्जांपल्स होंगे आपके पास, आप अब दूसरा हमारे पास है इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करेंगे। सो गिव मी सम एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। हाँ बेटा, पीपल इन रनिंग बस टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड व्हेन बस स्टॉप, चलना शुरू होती है आप पीछे गिरते हो, ऐसे चलती हुई बस में जब ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ गिरते हो। द रीजन इज सिमिलर, योर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इज इन कांटेक्ट विद वो बेटा रेस्ट में आ गया, बट अपर पार्ट फ्री है, वो मोशन में है तो मोशन ही रहना चाहेगा। पीछे की तरफ तो सपोर्ट दिया था, आगे की तरफ सपोर्ट थोड़ी ना, आगे की तरफ गिर जाओ। सो दिस इज द एक्सप्लेन कर रहा स्पिरलिंग ऑफ मिल्क इन अ ग्लास, नहीं बेटा ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में आएगा अभी थोड़ी देर, ठीक है। और बताओ बेटा, एंड बेटा जब वो दौड़ता है तो रुकने के लिए उसको टाइम लेना पड़ता है। टाइम क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि वो स्टेट ऑफ मोशन में है, अगर सडनली रुक जाएगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, गिर पड़ेगा मुंह, जब दौड़ता फिर रुकता है, ठीक है। सडनली रुकेगा तो ज्यादा फोर्स लग जाएगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल ओके। और कोई एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन का? अभी किसी ने सबसे पहले मुझे, तो आपको बस के डायरेक्शन में थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है, ठीक है। चलती हुई गाड़ी से कभी भी आप जब उतरते हो वैसे ऐसा करना मत, अगर टूट जाएगा तो पड़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। आपको बस के डायरेक्शन में दौड़ना है, आप जमीन पर पैर रखते हो बेटा, आप गाड़ी के अंदर पे गाड़ी चल रही है, आपकी पूरी बॉडी मोशन है, ठीक। आपने अपना पैर जमीन पर रखा तो आपके पैर रेस्ट में आ गए, बट अपर पार्ट का क्या, उसके डायरेक्शन में थोड़ा सा दौड़ गए, ये भी इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। और कोई एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन का पढ़ा है कभी आप? सर प्रोडक्शन ऑफ अस बाय अम्ब्रेला, इसका एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ अस बाय अम्ब्रेला, भाई अम्ब्रेला से क्यों प्रोटेक्शन लोगे? इवन अम्ब्रेला तो हमें खुद प्रोटेक्शन देता है सनलाइट से और बारिश से। तो यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की अगर आप बात करोगे, रेन एंड उसकी बात करोगे, तो अगर फॉलिंग रेन है, फॉलिंग रेन को आप रोकना, बिल्कुल इससे मैं न्यूटन का जो लॉ है फर्स्ट लॉ उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो हमारे अम्ब्रेला के ऊपर गिरती है, अम्ब्रेला पे फोर्स लगता है, सुना होगा आपने, फोर्स लगता है, आपको होल्ड करना पड़ता है उसको। क्यों बेटा? जो रेन ड्रॉप्स नीचे गिर रही है, रेन ड्रॉप्स नीचे को आ रही है, वो मोशन में, और जैसे ही अम्ब्रेला के सरफेस चला तो क्या हुआ बेटा, फोर्स लगा, ठीक। सो दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब रेन एंड मैन में भी क्या है, वहां पर एक एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी रीचेड एट द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वाज थ्रोन। यशिक बेटा ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि किसी चलती हुई गाड़ी में अगर हमने कोई बॉल, आप गाड़ी पर बैठे हो ना, जैसे मान लो ये व्हीकल है, आप यहाँ पर खड़े हो, ये पूरा प्लेटफॉर्म चल रहा है, आप ये बॉल ऊपर फेंक, तो चलिए नीचे आएगा तो आपके हाथ में ही आएगा, लेकिन तब तक आप आगे भी बढ़ चुके होंगे, और बॉल का एक्चुअल पाथ ऐसा, मतलब खड़ा होकर के देख रहा था उसके लिए बॉल का पाथ ऐसा दिखेगा, मतलब बॉल ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लेकिन तब तक बॉल भी आगे जाता रहेगा और आप भी आगे जाते हो, इससे किसी से वापस आना नहीं है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे और भी एग्जांपल्स होंगे, आप उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कोई एग्जांपल बताओगे? सर आप बताओ एग्जांपल, बेटा सारे आप ही तो बता रहे हो, मैं क्या बताऊं, आपको सब पता था, 9th में पढ़ के और सब किया जाता है छोटी क्लास में, जितने एग्जांपल आप देख रहे हो तुमने सब सारे एग्जांपल आसान है, बाकी जो मैं और अच्छे एग्जांपल्स होंगे वो आगे जब इंपल्स वगैरह पढ़ाऊंगा वहां पर आएंगे, अभी मैं केवल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। चलो एग्जांपल है जो कि आप लोग डेली फील करते हो कि पहाड़ में ही रहते हो, मैं तो पहाड़ से वापस आ गया, ठीक है। जब भी आप गाड़ी में चलते हो, गाड़ी टर्न लेती है तो आप, वजह क्या है बेटा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, आपकी बॉडी सीधा जाना चाहती है, गाड़ी मुड़ी से, तो एक सिर्फ फोर्स लगेगा बाहर की तरफ जाओगे, ठीक, रस्सी में बांध दो उसको ड्रिल कर दो, ठीक।
सडनली उसको छोड़ दोगे तो टेंजेंटली बाहर को भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्शन को बदलने के लिए कंटिन्यूअसली आपने कराया स्ट्रेट। ठीक है, यही अब कभी-कभी आपसे पूछा जाता है ना कि अगर सडनली ग्रेविटेशनल फोर्स डिसअपीयर हो जाए बिटवीन द सन एंड द अर्थ, तो घूमना ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हुआ उसी दिन तक बोलोगे, क्योंकि वो वाला फोर्स ही खत्म हो जाएगा जब उसके डायरेक्शन को बदल रहा था। अभी किसी ने मिल्क वाला एग्जांपल दिया कि क्रीम वाला पार्टिकल होता है ना, क्रीम होता है वो बीच में आ जाता है। बीच में क्यों आ जाता है? भाई बिकॉज़ ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्शन। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। An object in a circular path experience an outward tangential force. Outward radial force. Radius के नाम force लगता है, tangent के नाम नहीं। ठीक है ना? Outward radial force, not tangential. Person in a car wants to go out to the direction. बिल्कुल बेटा, वो वही वाला एग्जांपल हो गया, वही गाड़ी वाला जब टर्न पर जाते हो आप। बट हाँ, जो फोर्स लगता है वो रेडियली आउटवर्ड टर्न लिया, इधर फोर्स नहीं लगता, ये टेंजेंट फोर्स इधर को लगता है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है? सर तो हाँ, सर जो सर अभी आपने एग्जांपल दिया ना स्टर्लिंग ऑफ मिल्क, क्या क्या? सर स्टर्लिंग ऑफ मिल्क, हाँ, सर वो सर दोनों का नहीं होगा सर मोशन, क्योंकि सर हम जब उसे इनर्शिया ऑफ तो मोशन जैसे हम उसे सर स्टर हाँ, करते हैं, तो अगर हम उसे छोड़ देंगे तो थोड़ी देर तक मोशन में हाँ, रहेगा। थोड़ी देर तक वो मोशन में रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। इनर्शिया, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, थोड़ी देर की हम वहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल उसको बोल सकते हैं कि अगर हम उसको शेक करके रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो रेस्ट में से एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब कुछ ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट मोशन में था तो मोशन में ही, तो ये बोल सकते हो कि हाँ उसको आपने शेक करके छोड़ दिया तो घूमता रहता है। ठीक है ना? वही फोर्स को थोड़ी देर बाद रुक जाता है, विस्कस फोर्स का डिस्टर्ब हो फ्लूइड मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यही इस लॉ के मेन हमारा टॉपिक है न्यूटन का सेकंड लॉ है बेटा। फर्स्ट लॉ में अगर कोई और दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, वैसे कोई दिक्कत होगी आपको। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसने कि हमें ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट बदलना है तो भाई फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको डायरेक्शन बदलना है, स्टेट बदलना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब अगर आगे बात ये आती है कि भाई कितना फोर्स लगाना है जिसको आप फील कर देख नहीं सकते। ठीक है ना? तो अगर कभी कैलकुलेशन की बात आती है कि कितना फोर्स लगेगा, इन सब की बात करें तो न्यूटन ने अपना सेकेंड लॉ जो दिया बेटा वो एक मैथमेटिकल लॉ था, जिसमें उन्होंने बताया कि किस डायरेक्शन में लगेगा और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मोशन में। ठीक है? तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, किसी को याद है? न्यूटन सेकेंड लॉ किसी को याद है बेटा? बिल्कुल, मोमेंटम सर फोर्स F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है? किसी ने मुझे आंसर दिया F इज इक्वल्स टू ma। यस, ठीक। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। बिल्कुल बेटा, जो F इज इक्वल्स टू ma है बेटा, एक ही से थोड़ी देर बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा। बट सबसे पहले न्यूटन के सेकंड लॉ में आने से पहले, क्योंकि सेकंड लॉ के स्टेटमेंट में मोमेंटम नाम का एक प्रिंसिपल कहां से, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंटम की, क्योंकि जो नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है बेटा वो डिपेंड करता है मोमेंटम पर। जो स्टेट है, अगर आपको स्टेट बदलना है तो फोर्स लगाना है। कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी क्वांटिटी उस ऑब्जेक्ट के अंदर है जिसको बदलने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है? इनर्शिया तो उसकी प्रॉपर्टी होगी भाई, प्रॉपर्टी। ऐसी कौन सी चीज कंटेन करता है कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से आपको फोर्स एक्सपेरिमेंट किया, पता लगाया, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। एक एग्जांपल लेता हूं, आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। मान लो एक कांच की टेबल है बेटा, कांच की टेबल पर एक छोटा सा पेपर लो और थोड़ी साइड से ड्रॉप करो। ठीक है ना? थोड़ी सी हाइट से इसको ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, वो पेपर जो है नीचे जाएगा, नीचे जाएगा मतलब उसने, ठीक है, मतलब मूव कर रहा था, मूव करते करते रेस्ट में आ गया, तो स्टेट बदला तो फोर्स लगा, लेकिन जो फोर्स लगा थोड़ा कम लगा। अब उस टेबल की जगह एक बड़ा सा डिक ले लो, स्टोन ले लो और उसको सेम हाइट से गिरा दो, बड़ा सा स्टोन। जब उस जो उसकी वेलोसिटी होगी सरफेस पर पहुंचने पर, वो हाइट पर डिपेंड करेगी। अगर सेम हाइट से आपने उतनी ही वेलोसिटी से स्टोन भी गया, लेकिन स्टोन के केस में कांच का टेबल टूट गया, क्रैक नहीं किया, टूट गया। क्या हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि जो स्टोन था उसका मास ज्यादा था। वेलोसिटी स्टोन की भी उतनी थी लेकिन मास ज्यादा। इसका मतलब ये है कि फोर्स अगर लगाना है तो मास पर भी डिपेंड करेगा। ठीक, अब वही काम फिर से करते हैं बेटा। ब्रिक को हटाओ और ब्रिक की जगह एक बुलेट फायर करो। बुलेट, जब आप बुलेट फायर करोगे जिसका मास लगभग टेबल के मास से बराबर, तो बुलेट जब उसमें जाएगा तो एक फाइन होल बनाता हुआ निकल जाएगा, जो बढ़िया अच्छा होगा। मास दोनों के बराबर थे, एक ने सिर्फ क्रैक किया, एक ने पूरी तरह से तोड़ दिया, तोड़कर आर पार चला गया। क्यों? क्योंकि दूसरे की वेलोसिटी ज्यादा। दोनों ही सिचुएशन में स्टेट को बदलना है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब मास और वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसको बदलने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है, तो उस क्वांटिटी का नाम रखा गया क्या? मोमेंटम।
स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता। मैंने क्या बोला, वेलोसिटी बोला, तो उसमें क्या होगा बेटा, डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गया, या मतलब इनर्शिया भी इंक्लूड हो गया, मोशन भी इंक्लूड हो गया, डायरेक्शन भी इंक्लूड, तीनों चीजें इंक्लूड हो गई। इन तीनों चीजों को मिक्स करके उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो लैंग्वेज यू कैन से मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अमाउंट ऑफ मोशन कितना है, दैट इज मोमेंटम। आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। तो मोमेंटम क्या हो गया बेटा, मोमेंटम हो गया अमाउंट ऑफ मोशन, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन है, दैट या मास और वेलोसिटी। तो इसका नाम दिया गया लीनियर मोमेंटम। और लीनियर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अभी लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। मोमेंटम नाम के नीचे आएगा, बिल्कुल पैरेलल चैप्टर आएगा पार्ट में। अब हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल थीटा है। तो ये लीनियर मोमेंटम जो हुआ इसको डिफाइन किया गया, इट इज अमाउंट ऑफ मोशन बेटा, ये होता है अमाउंट ऑफ मोशन, और ये ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी, मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी गिवन एज मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ये, लेकिन जो एग्जांपल मैंने आपको बताया बेटा, उस एग्जांपल मास का डिफरेंस था, वेलोसिटी का डिफरेंस, लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो इसकी वजह से नहीं लग रहा है। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोमेंटम है तो इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स लगे, चलो मेरे पास मोमेंटम है, क्या फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भाई, कहां से लगेगा फोर्स, राइट? तो मोमेंटम जस्टिफाई नहीं करता, कौन जस्टिफाई करता है? ये जो अमाउंट ऑफ मोशन, ये जो मोमेंटम है, ये बदला क्या? ये मोमेंटम जो ऑब्जेक्ट के अंदर है वो बदला क्या? अगर हाँ तो फोर्स लगा, नहीं आपने स्टोन लिया, आपने बुलेट लिया, वो जाकर के स्ट्राइक कर रहे हैं ग्लास की सरफेस से, क्या हो रहा है? उनका मोमेंटम बदल रहा है, उनकी वेलोसिटी कर रहा है। तो जब भी अमाउंट ऑफ मोशन बदलेगा, चेंज होगा, तब फोर्स लगेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ मोशन है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, तब फोर्स लगेगा। ठीक है, अब वो जो बुलेट को मैंने फायर किया था, बुलेट ने एक फाइन होल बना दिया, जबकि स्टोन ने क्या किया था बेटा, स्टोन ने पूरा तोड़ दिया था। वजह क्या? स्मॉल इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी बढ़ी थी, बस थोड़ी देर के लिए उसकी वेलोसिटी बढ़ी, मतलब उसका मोमेंटम बदला तो, लेकिन बड़ी जल्दी से बदल गया, बड़ी जल्दी से बदल गया तो फोर्स ज्यादा, जितने एरिया को उसने टच किया बस नहीं एरिया में फोर्स था और लेकिन निकल गया। लेकिन जब आपने स्टोन फेंका, बड़ा सा स्टोन फेंका, तो उसको रुकने में थोड़ा टाइम लगा, वेलोसिटी कम थी, टाइम लगा, तो क्या हुआ, वो फोर्स स्प्रेड हो गया सरफेस पर और वो पूरी तरह से टूट गया। ठीक है ना? तो टाइम मतलब क्या? तो फोर्स। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पर जो समझनी थी वो था बेटा लीनियर मोमेंटम, एंड आई होप दैट मैंने आपको अच्छे से समझाया कि मोमेंटम ऑफ मास एंड वेलोसिटी बना, अभी आपको समझ आया होगा कि एक्चुअली मोमेंटम को क्यों यहाँ पर इंक्लूड किया गया प्रैक्टिकली, क्योंकि न्यूटन अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं और अपने लॉ एक एग्जांपल लेकर के मैंने आपको समझाया, उन्होंने ऐसा कुछ किया था जिससे उनके दिमाग में मोमेंटम का आइडिया आया, जिससे उनके दिमाग में ये बात बदलने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो जो क्वांटिटी को मिली उसको मैंने नाम दिया लीनियर मोमेंटम, व्हिच कैन आल्सो बी नोन एज अमाउंट ऑफ मोशन। बोलो बेटा, समझ आया? समझ आया बेटा? यस ठीक है, सर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोमेंटम है तो अच्छी बात है, मोमेंटम है तो, लेकिन जब मोमेंटम बदलेगा, मतलब जब अमाउंट ऑफ मोशन बदलेगा, अब इस अमाउंट ऑफ मोशन में सारी चीजें इंक्लूड कर लिया, इनर्शिया भी, मोशन भी और रेस्ट भी और डायरेक्शन। ठीक है, मास, तो मास ने इनर्शिया को इंक्लूड कर दिया, वेलोसिटी ने किसको इंक्लूड कर दिया, रेस्ट या मोशन को, और साथ ही साथ डायरेक्शन। तो कुल मिलाकर के इसका जो टोटल प्रोडक्ट आ गया। न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करें तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो क्या है? न्यूटन ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद सीधा जोड़ा करके सेकंड लॉ दिया अपना, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो पहले उसका रिजल्टेंट निकालो, वो किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा होता है। मतलब the net external force acting on any object is proportional to the rate of change of momentum. Okay? That is F net, or the resultant, that is called the F net. This F net is going to be proportional to the dP over dt, क्योंकि अब आप पढ़े लिखे इंसान हो, भूल जाओ dP, dP over dt। ठीक है बेटा, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके यहाँ पर आता है F net per dt, where K is constant and its value is equals to 1। ठीक है बेटा, तो फाइनली जो न्यूटन का सेकंड लॉ बन करके इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। ठीक है बेटा, ये न्यूटन का सेकंड लॉ बन करके आया। आई होप दैट आपको ये समझ आया समझ आ गया बेटा। न्यूटन का सेकंड लॉ, इसका स्टेटमेंट क्लियर है अभी, है ना? न्यूमेरिकल भी नहीं इसका, लेकिन अभी आज इसकी सिर्फ थियरी जिससे कि कांसेप्ट बढ़िया से क्लियर है, क्वेश्चन को सॉल्व करते कोई तकलीफ ना हो।
तो ये हो गया बेटा नेट वो जो आपको एच इक्वल्स टू ma बताया गया तो क्या चीज ठीक। एक्चुअल में न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है dp अपॉन dt द नेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट राइट। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ना कि मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द न्यूटन आप 19th के स्टूडेंट हो या फिर आपने 11th 12th में अच्छा पढ़ाई नहीं, इसलिए अगर आपसे कभी पूछे कोई व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है बेटा, चलिए अभी इसका मतलब समझते हैं, मतलब कैसे समझेंगे देखो बताते हैं। नोट कर लिया होगा बेटा आपने, है ना? ओके देखो बेटा इन्होंने बताया नेट फोर्स जो है d by dt ऑफ मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। अभी भी पढ़ा दूं ना, मोमेंटम क्या होता है बेटा मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी होता है ना? तो मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी लिख दिया। अब मैं करते हो तो फर्स्ट d by dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड d by dx ऑफ फर्स्ट। दिस इज एक्चुअली व्हाट न्यूटन बताया। न्यूटन ने बताया मास टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी प्लस velocity times of rate of change of mass. This is the net mass times of acceleration plus speed velocity times of dm upon dt. This is the net force acting on any object. अब इसका if mass remain constant मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और उसका मास कांस्टेंट रहा हो जाता है जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है बेटा जीरो। सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर आप म्यूट हो गए हो। सर आप म्यूट हो गए हो। जब उसका मास कांस्टेंट रहेगा, जो कि इस चैप्टर में मोस्टली हम कोशिश करने वाले सर आप हैं। म्यूट हो गए थे। आप एक ब्लॉक लोगे, ब्लॉक का मास थोड़ी सर मास कांस्टेंट रहेगा। सर आवाज से रिपीट करो सर mdv by dt आप सर म्यूट हो गए थे। यहां से यस सर ठीक है भाई md by dt ऑफ मास, मास को बाहर लिया लिखा क्या dv by, जैसे आपने पढ़ा है ना डिफरेंशिएशन का फार्मूला मैंने बताया था। सर माइक क्या हुआ बेटा माइक में सर आवाज पहले नहीं म्यूट हो गया था आपका माइक। ओके फॉर्मूला बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ d by dx ऑफ u into v, ये बताया था मैंने u into v। तो इसमें मैंने आपको बताया था u into v में पहले एक को कांस्टेंट मानो दूसरे को डिफरेंशिएट ऐसा मान ऐसा। ठीक है, तो यहां पर भी वही d by dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, d by dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी मैंने यहां पर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर समय मास कांस्टेंट हो, हर सिचुएशन में मास कांस्टेंट हो। बचा रहा है ठीक है, कहीं गलती से झटका फटका लगा उसके नीचे किसी चीज से लगा और वो टूट गया, अब उसके अंदर से बालू गिरने लगे। सर आप म्यूट हो सर गए हो। म्यूट हो गए। सर म्यूट हो गए आप फिर। म्यूट हो गया। तो जो dp by dt है उसका एक्चुअल आप म्यूट हो गए थे। सर आप म्यूट हो गए थे। म्यूट हो गया, यस क्या दिक्कत आ रही? आज मैं माइक का सेल बदल के देखता हूँ, शायद तो तीन से प्रॉब्लम आ रही। यस सर। ओके कोई बात नहीं, चलो एग्जाम्पल बता ये दीजिए हो सर गया आप। बेटा। हाँ एग्जांपल में बता, ट्रक वाला तो बढ़िया स्पीड से जा रहा है गाड़ी से, कहीं स्ट्रेट रोड पर अगर गलती से ट्रक के नीचे कहीं से छेद हो जाए और वहां से बालू नीचे गिरने लगे, लेकिन क्या हो रहा है बेटा मास बदल, तो जब मास बदलेगा तब तो मोमेंटम बदलेगा ना। और न्यूटन के सेकंड लॉ का इसमें मोमेंटम, और आप क्या पढ़ते हो मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, आपको क्या कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है एक्सेलरेशन बदल ही जाए, वो जीरो नहीं, वो जीरो नहीं, क्यों मास बदल रहा है। एफ इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट। अब देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल जो आपने बहुत पहले सुना भी होगा, हर कोई आपको बताता है, रॉकेट वाला एग्जांपल सुना है। रॉकेट के केस में हमें नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? उसके अंदर फ्यूल के चैम्बर्स होते हैं, धीरे धीरे फ्यूल खत्म हो जाता है, चैम्बर अलग होता जाता है, तो उसका मास बदलता रहता है राइट। तो वहां पर भी एफ इक्वल्स टू में नहीं लगता है, क्या लगता है वो भी अभी यही समझ में आया, आपको खुद ही समझ में आया, तो इतना पता चीज अब आपको समझ में आ गया। अगली कंडीशन इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया लेकिन मास कांस्टेंट नहीं होगी, मैंने बताया आपको ट्रक वाला एग्जांपल जो बताया, ठीक है ना। उसमें क्या होगा बेटा, उसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, नेट फोर्स जो उसके ऊपर लगेगा वो हो जाएगा नेट फोर्स वेलोसिटी जीरो, ये जीरो हो गया v टाइम्स ऑफ dm by dt। तो उस स्ट्रक्चर की स्पीड ज्यादा 70 इनटू जितना पर केजी, जितना पर सेकंड कितना केजी बालू नीचे गिर रहा है, नेट फोर्स नहीं वेरिएबल इफ वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट एज वेल एज मास आल्सो। ये रॉकेट का एग्जांपल, तब यहां पर यही वाला फोर्स आप बताओ, यही वाला फॉर्मूला, ये तीसरा केस जो जनरल केस है ma plus v dm by dt। तो आई बात समझ में बेटा। तो न्यूटन के सेकंड लॉ का कितना बड़ा सा मतलब है वो आपको समझ में आया। यस सर।
तो अब आपको डिफरेंट सिचुएशन समझ में आ गई कि भाई न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma नहीं बल्कि dv by dt है और डिफरेंट सिचुएशन मास कांस्टेंट को ma लगेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट को v dm by dt लगेगा और दोनों वेरिएबल हैं, तब ये पूरा का पूरा लगेगा ma plus v dm by dt। और ध्यान देना दोनों ही वेक्टर हैं, दोनों ही वेक्टर हैं, तो वेक्टर की कार्डिनल साइड होगा। ठीक है, बट स्टिल इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली F इक्वल्स टू ma। थोड़ा बहुत क्वेश्चन में इसके ऊपर मिस कर एक सेकंड में आपके हम इस तरह आने क्लास में। तो न्यूटन का सेकंड लॉ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पूरा क्लियर है। ठीक है, क्लियर बेटा? तो इसके मैं अगली क्लास में शुरू करवाऊंगा, बढ़िया 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 न्यूमेरिकल आएंगे, कुछ 2-3 क्लास में तब न्यूमेरिकल ही चलेगा। ठीक है, हम इधर दिक्कत है, सर मास वेरिएबल वेलोसिटी कांस्टेंट